बनती है तो टॉप से लेके हम 2 पॉइंट की इमेज बना देते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर और नीचे क्यों उनको अभी कनेक्ट सर कर नहीं, दे। अभी रिफ्रैक्शन में क्वेश्चन कर रहे थे ना, एक रॉड पानी में डाली है तो सन रे आ रही है, तो कुछ रे तो उसमें टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन एक राय चली गई सीधी सीधी। सर वो 22 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी कर लेंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा, मत लो टेंशन। पहले अपन इलस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ। ये है डीसीटी, ये डीसीटी हो चुकी है जो सामने दिख रही है। हाँ नहीं सर, नहीं सर, यही यही है सर, करनी है सर, यही तो करनी है। तो इसके इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज करना पहले। हाँ। चलो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, चिल है। तो सर इधर हो गए। हो गया तो एक्सरसाइज 3 हो गया सर। हो गया सर। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? वाले के बहुत नहीं गंदी कैलकुलेशन मांग रही है किसकी? सर। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट वाला है ना। हाँ नहीं सर, Correct. अच्छी बन रही है। अरे ये वैल्यू हो दी है, बिल्कुल इत्तेफाक यही बनेगी सब हाँ कुछ गिवन सर। वाली हाँ सर value। यही बन रही हाँ सर यही है। थी सर लाइन या वाइज, क्यों यही टेंशन ले वैल्यू रहे हो? 30 डिग्री ऑन अ प्लेन ग्लास एंड लीव्स द इट पैरेलल टू इनिशियल ले। ठीक है, ये ऐसे आया, वही है स्टैंडर्ड केस शायद ये है ना। 30 डिग्री पे आया, डिस्टेंस बिटवीन दिस चाहिए, इसका 1.5, तो 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू 3/2 इंटू साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू 1/3, मतलब ये बन गया 19.5 डिग्री। क्लियर? ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए पहले हम इसका सेक आर निकालेंगे, तो ये टी का सेक आर का साइन आई माइनस आर, हाँ, इसकी वैल्यू दी है। और सबकी वैल्यू दे रखी है। टी दे रखा होगा कुछ अच्छा सा, हाँ सर, 3.82 सेक आर। नहीं सर, सर थिकनेस निकालनी है। हाँ सर, डिस्टेंस Okay. दी रखी है। डिस्टेंस दे रखी है 3.8। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। टी अननोन है ना। सेक आर कितना है? आर कितना है? तो कॉस हमें दे रखा है 1/0.9594। 1/0.94। साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर तो 30 0.18। डिग्री में से ये देखो यही दे रखा है 0.18 इंटू टी इज इक्वल टू 3.82। ठीक, चलो सेकंड हो गया। हो गया सर। Yes. चलो इलस्ट्रेशन 8 आया समझ में क्या है? हाँ सर। इलस्ट्रेशन 9 हो गया सर। में से ये फिगर थोड़ा मिसलीडिंग नहीं है, मतलब जो बता रहा हूँ। ऑन अ प्रिंटेड फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर विच लेटर्स आर नॉट विजिबल फ्रॉम। हाँ देखो क्वेश्चन ऐसा है, पहले ये हमारा स्लैब है, नीचे एक फ्लोर है, ये जस्ट कांटेक्ट में है, और हम नहीं चाहते कि हमें रेज यहां से मिले। यहां से देखने पे हमें दिखना नहीं चाहिए, इसका मतलब इस सरफेस पे भी TIR हो, इस सरफेस पे भी TIR हो। तो देखो जो ऐसी रेज होंगी वो तो सीधे ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन जो रेज तिरछी जाएंगी वो यहां से बाहर निकल सकती थी, लेकिन हम वो नहीं निकलने देना चाह रहे, तो हम उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि यहां से हमने रे भेजी, इस पे गिरी और यहां से ऐसे निकल जाए। ठीक है, अब इस पे किस एंगल से हम बात कर रहे हैं? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, वर्स्ट केस ऑफ TIR पे भी TIR हो जाए। तो देखो ये जब मिनिमम होगा तब TIR के चांस सबसे कम है। एक मिनट, ये क्या होगा? हाँ सर। एक मिनट, पता नहीं अपने सर आप अपन ही ऐसा कह सकते हैं ना, TIR सेम मीडियम के म्यू और थीटा पे डिपेंड करता है खाली, सेम मीडियम की। रिलेटिव म्यू पे करेगा ना डिपेंड। तो बाहर अगर पानी है तो TIR फिर किसी और एंगल पे होगा। बिल्कुल, तो ये है, तो हमें इसको मिनिमम रखना है। ये जब मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा 90। क्लियर? तो इत्तेफाक से ये दोनों क्रिटिकल एंगल C1 और C2 हो गए, दोनों क्रिटिकल एंगल। यस सर। हाँ, दोनों जगह एयर है, इसीलिए C1 C2 बराबर है। अगर मीडियम कोई और होता तो C1 C2 बराबर नहीं होता। तो यहाँ C की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, म्यू की वैल्यू √2 आ गई,
तो √2 से बड़े पे काम चल जाएगा। ठीक, ये और क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सेम है। तो बस वो फिगर मुझे सही नहीं लगा, हाँ, मतलब समझ आ है ना? गया। आ गया समझ? हाँ सर आ गया। इलस्ट्रेशन 10 आया समझ में? कोई Yes, दिक्कत तो sir. नहीं? हाँ सर नहीं। नो सर। क्योंकि जो ही रे ऐसी होगी, इसके बाद की रे TIR कर जाएंगी और इसके अंदर की रे बाहर निकल जाएंगी। तो हमें वो हिस्सा निकालना है जहां पे जस्ट ये केस बनेगा। क्लियर? हाँ सर। ये कोण हमें निकालना था। एक्सरसाइज 4। फर्स्ट वाला सर बताएंगे? फर्स्ट बताएंगे सर। A ship is sailing in a river. The observer is situated at a depth x काफी बड़ा है. Find the angle made from vertical. अरे तुम समझ नहीं पाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अंग्रेजी नहीं आई है समझ में। ये शिप है, काफी दूर है, तो यहां से जो रे गई होगी वो ऑलमोस्ट ऐसे गई होगी। हो गया खत्म। मतलब अच्छा वो आर मैक्स। ये काफी दूर लिखा है ना, तो Yes, लार्ज मान sir. लो, तो यहाँ से ऑलमोस्ट पैरेलल ले आएगी, तो 90 डिग्री पे गिरेगी। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर ठीक है सर। आर मैक्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही था बस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। हो गया? हो गया था। ऊपर वाले जैसे ही हाँ सर. DCT 2। सर इसके ये फर्स्ट का वो फिगर पिछले में सीईटी में फिगर दिया था, है। पिछले में था, हाँ, पिछले वही। DCT में था, जो मैं बता बॉम्बे रहा आ था। रहा। बॉम्बे आ रहा. हाँ बॉम्बे आ रहा था. अल्फा बॉम्बे बनेगा, अल्फा। सर जब वो सर एक चीज पूछनी है सर, जब अपन क्रिटिकल एंगल लिखते हैं साइन इनवर्स μ1/μ2 सर, तो कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें μ1 ऊपर μ2 रटो मत, नीचे। रटो मत, रटो मत, रटो मत। ये बताओ, वैसे भी साइन इनवर्स के अंदर है, तो ये चीज लेस देन 1 होगी। Yes, sir. काय का कंफ्यूजन? सर मतलब जो μ1 होता है ना, वो मतलब जहाँ क्रिटिकल एंगल है उसी मीडियम का μ1 होता है ना वो। नहीं, नीचे नीचे उसका आता है, अच्छा जहां जो से रे बाहर आ रही। अरे ऐसे बना लिया करो ना फिगर, रटते क्यों हो जिसका चीजों ज्यादा को? म्यू है उसको नीचे रख लो बस. ये बना लो फिगर। अब सोच लो ये क्रिटिकल एंगल है, तब नहीं बना पाओगे। ये म्यू है, μ2 μ1 है मान लो, ये μ2 है मान लो, ऐसा है, तो μ1 sin C इज इक्वल टू μ2 sin 90। मिल गया? तो वो तो डायरेक्ट स्नेल्स लॉ था ना। हाँ, वही स्नेल्स लॉ से ही क्रिटिकल एंगल निकालना है, अलग से कुछ फॉर्मूला याद नहीं। अपने आप सब सही हो जाएगा, रे डायग्राम बनाओगे अपने आप सही निकल आएगा। ठीक है? तो सर जब वो प्रिज्म होता था ना, तो प्रिज्म जैसे प्रिज्म में है ना, वो सेकंड वाले डायगोनल वाले पे जब वो होता था TIR, तो सर है ना, जैसे कि प्रिज्म वाले में हो जाता था कंफ्यूजन, क्योंकि उसमें क्रिटिकल μ1 एंगल अंदर का हो जाता मतलब था। है वो एंगल जिस पे रे ग्रेजिंग इमरजेंस कर जाए, Yes, sir. अगर डेंस से रेयर आ रही है तो ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल डिफाइंड ही डेंस से रेयर के लिए है, मीनिंग इसका इस फिगर के लिए बनाया गया है। ठीक है? वैसे भी साइन इनवर्स छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय Yes, बड़ा। sir. अब yes, बस। sir, वो छोटा भाई बड़ा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो एक नहीं। मिनट। सर अपन ग्रेजिंग इमरजेंसी वाला केस उसमें TIR में ले सकते हैं? ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस TIR में? TIR में नहीं आता, वो रिफ्रैक्शन का पार्ट है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो I और R बराबर होते। कॉमन सेंस से सोचो, ऐसे सोचो, रे ऐसे गई, ऐसे निकली, तो ये रिफ्लेक्शन अगर होता तो ये I और R आपस में बराबर होते और इस तरफ आता, तो ये केस पक्का रिफ्लेक्शन नहीं। तो TIR इज केस ऑफ इमरजेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ग्रेजिंग इमरजेंस इज केस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होता तो I और R बराबर होते और सेम मीडियम होती रे। TIR तो रिफ्लेक्शन का। TIR नाम ही रिफ्लेक्शन है ना उसमें। हाँ। चलो फर्स्ट का आंसर बॉम्बे, सेकंड का चेन्नई। with respect to critical angle in a medium for a light of red color lambda, तो येलो कलर का म्यू येलो इज मोर देन म्यू रेड, लेकिन कितना पता नहीं तो ना। क्रिटिकल एंगल ऑफ येलो इज लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड। लेकिन हमें ये पता रहता है कि रेड का डेविएशन सबसे कम होता है ना। तभी तो 1/μ। उसका म्यू सबसे कम होता। अरे म्यू जितना ज्यादा, डिविएशन उतना ज्यादा, हाँ। उतना ज्यादा मुड़ेगी रे।
ठीक है, सर लैम्डा जितना ज्यादा उतना म्यू ज्यादा। उतना लैम्डा म्यू कम, लैम्डा बाय म्यू हो जाता है उतना म्यू कम होगा। ऐसा। उतनी वेलोसिटी कम। उतना म्यू कम उतना फिर क्रिटिकल सी एंगल मीडियम में ज्यादा। सी बाय म्यू। आगे ये तो बस ये इनवर्स नहीं। वाला चलता है। हो गया? तो फर्स्ट वाले का आप फिगर बताएंगे? बताया तो था, अभी फिगर बनाया तो था मैंने। फर्स्ट वाले का सर हाँ, बना? फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, हाँ बनाया ना तुमने। बता अभी दिया। बनाया तो अभी था। तो बताया कहाँ था। सो रहे थे? नहीं सर, कॉपी में दिख रहा था सॉरी, भूल गया। ये ऐसे बनेगी, और पीछे कन्वर्स। हाँ एंगल अल्फा और अल्फा बराबर होंगे क्योंकि ये वाली रे वो इसके तो सर- पैरेलल। सेम ये आ गई वापस से। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2 में लैम्डा बाय म्यू होता है मीडियम में, सी बाय म्यू हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्लियर? यस सर। और हाँ म्यू सर। वॉयलेट का ज्यादा होता है म्यू रेड से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3। आगरा। आगरा आ रहा था। बिल्कुल सही है, आ रही है, फिर भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। बता दो सर इसका। बता रहा हूँ सर कॉस साइन उल्टे आ रहे थे। अरे बिल्कुल सही है। ये बता सही है तो ले सर। दो। सर वो 90 माइनस आर और आर का वो होगा। कम्स आउट ओनली फ्रॉम CD, और CD से आना है मतलब यहाँ हमारा ये होगा, ये फिगर है। सर वहाँ पे अरे यहाँ से अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़े पे पक्का यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगी और इससे टकराएगी। सोचो, फिगर ये है। अल्फा कम होना चाहिए। सर अल्फा को 90 डिग्री क्यों नहीं ले लेते अपन? अरे उन्होंने पूछा ही अल्फा है तो अल्फा 90 कैसे ले लोगे? क्या सर? जो पूछा है अल्फा वही को वेरिएबल रखना मान पड़ेगा। लोगे। हमने म्यू थोड़ी पूछा है जो अपन करेंगे। सर ऐसा ऐसा सोचो। क्वेश्चन क्लास में हुआ था ना। हाँ, इस अल्फा पे ये फिगर बना, तो अगर मैं अल्फा कम लेता तो ये रे इधर मुड़ती, ये रे इधर मुड़ती, और ये रे TIR कर जाती। ये समझ में आया? इंसिडेंट अल्फा से कम हुआ तो TIR एट टॉप हो जाएगा। इसका मतलब विल इमर्ज फ्रॉम CD पार्ट। सीडी पे टीआई नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो अब देखो, तो फिगर हमारा ये था और इसके बाद हमने कॉमन सेंस लगाया, तो मेन अल्फा को चीज क्या कम थी? करना पड़ेगा। फिगर ये। अब देखो अल्फा है तो ये वाला θ1, ये वाला एंगल θ2, तो ऊपर कितना है μ2, ऊपर कितना है N2 न्यूटन अंदर कितना है n1। N1 इक्वल टू 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव स्लैब का किसका n1 है, किसका n2 है? N2 बाहर का N1 है और बाहर का सर वो N2 है। डायग्राम गलत है, डायग्राम गलत है। डायग्राम रेक्टेंगुलर गलत है। ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का N2 हाँ N1 लिखना हाँ। इज इमर्स्ड इन वाटर का ऑफ N- रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाहर n2 है, अंदर n1 है, बस। हाँ सर थोड़ा मिस्टेक हुई है। हाँ वो वैसे इससे अंदाज लगाओ यार, साइन इनवर्स के वरना अंदर है वही तो तो n2 छोटा होगा, n1 बड़ा होगा। हाँ, तो वरना क्वेश्चन ही नहीं होगा टीआईआर का सर। ठीक है, और सर, लिखा TIR का तो है। केस बनना है तो ओवरऑल ये हो गया है ना। तो पहली इधर लगाई इस सरफेस पे, तो साइन θ1 इंटू μ1 इक्वल टू n2 साइन 90, तो साइन θ1 इज इक्वल टू n2 बाय n1। एक इस पॉइंट पे लगाओ, तो इस पॉइंट पे लगाया तो क्या बना, n1 साइन θ2 इज इक्वल टू n2 साइन। सर वो N2 sin θ2 नहीं होगा। कहाँ पे? अंदर तो n1 है ना पूरे में। सही है सर। तो अच्छा, इस ऐसा है, पॉइंट ऐसा पे n1 साइन θ1 और यहाँ n2 साइन अल्फा, तो साइन θ2 इज इक्वल टू n2 साइन अल्फा बाय n1। ठीक है, 1 2। तो अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 शुड बी इक्वल टू 1। यस सर। तो यहाँ से n2 बाय n1 का होल स्क्वायर, यहाँ से n2 बाय n1 साइन अल्फा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। हाँ सर, यही फॉर्म आया था आंसर का। ठीक है, लेकिन आंसर किसी और फॉर्म में है।
सर हाँ, ये तुम कन्वर्ट कर लोगे, अभी तुमने इनवर्स नहीं पढ़ा इसलिए कन्वर्ट सर बस कर सकते हैं नहीं, हो गया था, थीटा आ गया। साइन और सर ये रिलेशन से ही निकल गया था। हाँ सर, पहले cos थीटा हाँ, सर, sin cos थीटा थीटा cos थीटा 1 के बराबर cos इनवर्स मान के फिर उसमें दरअसल क्यूब। cos थीटा निकाल लिया। of sin inverse x is equal to 1 minus x square, ये होता है। नहीं सर, वैसे भी आगे। सर sin थीटा 2 हमारा cos थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा रे, शांत हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि इसके इसमें कन्वर्ट करने के लिए cos of sin inverse x is equal to under root 1 minus x square छाप दो तो आ जाएगा। बात ये है कि हमें थोड़ी पहले से पता कि हमें इसको साइन और कॉस लेके करना है कि हमें एलिमिनेट करो, तो सॉल्व करने के बाद पता चला कि मैच नहीं कर रहा है, अब आपको डायरेक्ट इनमें कन्वर्ट करते हुए आना चाहिए। तो Yes, इनमें sir. कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन हम यूज करेंगे जो कि तुम जल्दी ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। अभी वो डायरेक्ट कैसे आ गया होगा कि हमने अगर ऐसे नहीं लिया और कॉस में ही छोड़ दे तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, क्योंकि यहां से हम थीटा 1 निकालें, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था ना कि इस फॉर्म में छोड़ना है, तो थीटा 1 आया साइन इनवर्स n2 बाय n1, और ये थीटा 2 आया तो n1 साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 2 क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन अल्फा, तो n1 ये कॉस थीटा 1 और थीटा 1 कितना है, साइन इनवर्स n2 बाय n1 इज इक्वल टू n2 साइन अल्फा। मिल गया आंसर, वही अगला आंसर। यस सर, उससे भी आ गया था। ठीक है, तो आंसर कैसे भी निकालो सेम ही थे। चलो अगले पे आ जाएं। क्वेश्चन 4। आगरा 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 बिल्कुल सही। 2 का साइन नहीं होना चाहिए। क्यों? डज सर, वो नॉट क्रॉस emergency- बीसी। अरे ये केस बीसी क्रॉस नहीं करने में शामिल है ना, क्रॉस तो नहीं किया ना। सर ये इमरजेंसी वाले केस में तो लेते हैं, अभी तो आपने ये कहाँ बताया। लिखा टीआईआर कराना है, ये कहा है बीसी को क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस कहाँ किया, तो उसके पैरेलल निकल गया ना। वर्ड अगर लिखा होता कि टीआईआर कराना है तो थीटा लेस देन 30, वैसे भी लेस देन 37 ऑप्शन भी नहीं है, हाँ सर, वो ऑप्शन वो नहीं आता जब टीआईआर लैंग्वेज लिखी होती। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, more than one होता तो आया। सर बॉम्बे बॉम्बे सर बॉम्बे बॉम्बे आ गया। आएगा। अरे बिल्कुल, देखो बॉम्बे आएगा। सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, ब्लू, क्यों, जिसका म्यू सबसे ज्यादा है, रेड सबसे कम मुड़ेगा, हो गया बस। डिस्पर्जन थोड़ी हो रहा वो, ये डिस्पर्शन नहीं है, कलर एंगल तो थीटा है ना इनके बीच में। मैं बता रहा था। हाँ ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा, जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा। तो डिफरेंट पॉइंट प्रोपेगेट इन सेम। पर जब व्हाइट लाइट डालते हैं तो व्हाइट लाइट ही निकलती है। यस अरे- सर, हमें दिखता क्यों नहीं है? बताता हूँ सर क्यों नहीं। सर डिस्पर्सन तो खाली व्हाइट लाइट से ही होता है ना। किसने बहुत कहा? छोटा होता है यहाँ पर इतना क्लास लैब में। बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। प्रिज्म में पहले तो वाले दिखाता में है। डिस्पर्शन होता है, दूसरे वाले चलो में क्वेश्चन नंबर वापस- 6 पे आओ, 6 पे आओ तब तक। क्वेश्चन नंबर बॉम्बे। 6 बॉम्बे। हो गया, बॉम्बे। बॉम्बे सर बॉम्बे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, आगरा, आगरा। बॉम्बे। आगरा सर। आगरा दोनों बॉम्बे। सेम है, आगरा। दोनों सेम है। हाँ सर हाँ सर हाँ। हाँ सर सही। बॉम्बे नहीं आ रहा था सर। अरे इसको खोल दो, साइन ए कन्वर्ट कर माइनस, लो। तो खोल दो वही आ जाए। खोल दो भैया। साइन ए माइनस बी को खोल दो, साइन ए माइनस बी, समझ गए। साइन। अंदर कोस भेजेंगे। हाँ सर हाँ हाँ सर। वो तो मैच करना पड़ता है। चलो सर एक मिनट, सर एक चीज बता देना सर, सिम्पली में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? नहीं बनाते, वही रुक जाओ, इधर देखो, अभी जो मैं बना रहा हूँ वो क्या था, फ्लैट सरफेस मुझे बनानी थी। एक मिनट, सिम्फी शेयर्ड है? हाँ सर। नहीं, हाँ सर हाँ सर। है सर। जो तुम्हारा डाउट था काफी जेन्युइन डाउट है वो। सर सिम्पली 2.0 वर्जन नहीं करना था ना। 2.0 उसी में है ऑप्टिक्स। हाँ सर। अब देखो ये व्हाइट लाइट डाल रहे हैं हम, ये व्हाइट लाइट आपने कौन सा ऑप्शन डाली थी सर? वो मेरे को भी चलाना था सर। पहले ये पहला वाला, पहला यहाँ देखो, पूरा ऑप्टिक्स के टूल एक ही जगह से मिलते हैं। यहाँ से खोलोगे ये विजुअलाइजेशन वाला, इसमें जो लास्ट वाला है ये ऑप्टिक्स का टूल है। अच्छा, ये वो पूरे टूल्स में से ही है। अच्छा हाँ, ये लाइसेंस की डालने के बाद ही खुलता है। हाँ सर, सर। आपने भेज दी थी। हाँ चलो, ये अपन ने डाला,
तो यहाँ पहला जो है ना व्हाइट लाइट, ये देखो पहले में व्हाइट लाइट है, ये डाल दी। अब जरा देखो, लग रहा है कि कलर में स्प्लिट नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है? हाँ सर। हाँ नहीं हुआ। और कहीं भी देख लो, नीचे भी ले जाऊं तो ऑलमोस्ट स्प्लिट नहीं हुआ है। तो प्रिज्म में ही होता है फिर स्प्लिट। इसमें रेड दिख रही है। रुको तो अब कुछ दिखा? हाँ सर। हाँ सर, दिख गया दिख गया अब दिखा? हाँ सर। हाँ सर। ग्रीन वाला भी है। अब तो सब आ गए। वो सारे हैं। लेकिन एक खास बात देखो, सभी रेज पैरेलल है, है ना? अब मैं बिल्कुल उसी स्केल पे आ जाता हूँ जिस स्केल पे, तो देखो यहाँ कुछ मूव करते हुए नहीं दिख रहा है। अब मैं इसमें क्या बनाने वाला हूँ? प्रिज्म। अब तो मैं डिफरेंस समझ में आएगा प्रिज्म और इसमें क्या डिफरेंस था। ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट फैला देता होगा इन्हें। अभी तो चलो ये कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। ये प्रिज्म फैला देता है। तो प्रिज्म में डेविएशन ज्यादा होता है इसी वजह से ना। नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहां तक देखोगे तो लगेगा प्रिज्म में भी नहीं फैला, लेकिन जो ही मैं यहाँ दूर जाऊंगा, रेस पैरेलल नहीं निकलेंगे। अब समझ में आया दिक्कत मतलब क्या आया? क्योंकि रेस के बीच में कुछ एंगल आ गया था, तो हम पास में भले ना देख पाए, दूर जाने पे तो फैलाव दिखेगा ना। तो इस फैलाव को ही डिस्पर्शन कहते हैं। ये जो थीटा है, थीटा डिस्पर्शन है, कलर में फैलना डिस्पर्शन नहीं है। और यहाँ जो थीटा आया, मतलब जो डेल्टा थीटा, यहाँ जो डेल्टा थीटा है वो 0 है। ऑल रेज आर पैरेलल। तो अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो यहां भी नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें शायद यहां नहीं दिख रहा था, यहां, अरे बोल लेने दिया करो, यहां दिख जाएगा। ठीक है, अब बोलो क्या कह रहे तो अलग अलग थीटा पे जा रही है, इसीलिए दिखेगा ना सर। फिर स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं सर। गिलास यहाँ एक ऑर्डर फिक्स है, यहाँ ऑर्डर फिक्स है कि कौन सा कहाँ जा रहा है। सर गिलास स्लैब में इसलिए नहीं हो रहा है ना गिलास स्लैब में, क्योंकि गिलास स्लैब का जो मतलब है ना, उस मतलब पैरेलल है, मतलब गिलास स्लैब की जो है ना रेक्टेंगल टाइप का है, और ये जितना ज्यादा फैलेगा प्रिज्म उतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ देखो, इसमें भी और पतला कर दिया प्रिज्म को, देखो तो अब भी लग रहा है कि रेज यहाँ फैली नहीं। क्यों ही हम दूर जा रहे हैं ये हमें दिखने लग गया, लेकिन ग्लास स्लैब में कहीं नहीं दिखने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? सर यस सर, ये प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रिज्म जितना बड़ा एंगल होगा उतना डिविएशन होगा। देखो हो रहा है डिविएशन बड़ा, एंगल छोटा रखने पर ना के बराबर डिविएशन है। इवन इसमें भी जो फैलाव है ना, इसमें भी स्लैब में अगर मैं स्लैब को बड़ा करूंगा ना, इतना थिक कर दूंगा, तो सर एपरेंट शिफ्ट बढ़ जाएगी। तो देखो अब हमें दिखने लग गया थोड़ा सा। लेकिन अभी भी रेज पैरेलल है, हम इसे डिस्पर्शन अब भी नहीं कहेंगे। डिस्पर्शन होता है एंगल का फैलाव। नाम डिस्पर्शन की हिंदी करो ना, डिस्पर्स मतलब क्या है? फैलना। हाँ, ये डिस्पर्शन नहीं है। यहाँ डिस्पर्शन अब भी 0 है। इसे क्या नाम देते हैं? लैटरल शिफ्ट। जैसे स्लैब में थोड़ा बहुत एंगल कर देंगे वैसे ही हो जाएगा। वो प्रिज्म नहीं बन जाएगा एंगल कर दोगे तो? सोचो, अगर मैंने ये कर, अरे प्रिज्म बनेगा, बस अकल मत लगाओ, ये प्रिज्म है। इसको बीच में से काट दो ऊपर का स्लैब। लाइट को क्या पता चलेगा कि आगे कंप्लीट है कि नहीं? समझ गए ना? तो बीच में से काट के तो प्रिज्म ही है। अब डिस्पर्शन नॉन जीरो आ गया। यस सर। या ऐसे नहीं देखना तो यहां से एक लाइन बनाओ, ये स्लैब प्लस प्रिज्म। ये स्लैब भले कुछ ना करे, प्रिज्म तो करेगा। यस सर, लॉजिक बात तो सही आ गया समझ में? कर दूं इसको? यस सर। लेकिन जो स्लैब से सर हो रहा है, मतलब हाँ, मतलब पैरेलल रेज भी आ रही है, तो वो भी क्यों नहीं दिखती? मतलब थोड़ी बहुत दिखती है। मोटी स्लैब लेनी पड़ेगी।
मतलब उसकी अरे, डेंसिटी और सर- होनी चाहिए ऑप्टिकल। इसी में समझो, एक मिनट, इसी में देखो कि अगर हम स्लैब ये इतनी पतली कर दें, जरूरी कर दी सर ये तो। देखो कुछ लगा? कुछ ही नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है। देखो बहुत हल्का सा हुआ। हाँ जनरली पतली होती हैं स्लैब्स। समझ गए ना? अब अगर इसी में आप मोटी स्लैब ले लोगे ना, इतनी मोटी, तो आपको बिल्कुल दिखेगा। लेकिन डेली लाइफ में इतनी मोटी स्लैब हम जनरली देखते नहीं। सर देखते अगर हैं? अपन और स्लैब इसमें- अगर अपन मोटी स्लैब में क्यों ज्यादा स्प्रेड आउट लेटरल शिफ्ट ज्यादा हो गई। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? टी T इनटू टी से cos sin i minus r। तो टी के पे प्रोपोर्शनल था ना। हाँ सर लेकिन मोटी स्लैब में भी नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि रेस तो पैरेलल आ रही है और आई पैरेलल लेकिन converge अलग हो अलग जाएगी। पॉइंट से निकल रही हैं। अलग अलग है ना, समझ नहीं गैप आ रहा है ज्यादा रे। सर स्लैब के अंदर गैप ज्यादा। डाइवर्ज ये ऐसा था, ये इधर गया, ये रेड इधर गया, इसके बाद ये पैरेलल हुए, है ना? अब इस स्लैब को जरा और बड़ा करो, तो ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये यहां से पैरेलल होंगे। और अगर स्लैब इतनी होती तो ये यहां से पैरेलल होते। सोच लो अच्छे से, यस सर। गैप किस में ज्यादा है? नीचे सर दूसरे वाले या पैरेलल है, सर, लेकिन ये लेकिन- गैप तो बढ़ गया ना। सर आईज तो हाँ, कन्वर्ज कर देती है ना पैरेलल को। अरे तो हमें तो पता चल जाता है ना, डिफरेंट लाइट है, आई तो फिर हमेशा ही कन्वर्ज करती है। आई तो इसको भी कन्वर्ज कर देती। लो सर ये लेकिन एंगल पे आ रही है, ये पैरेलल आ अरे रही यार, तो थी कन्वर्ज इसीलिए। तो पॉइंट पे होती है ना, ये भी फिर हाँ यस सर। कलर तो फोकस अलग अलग एडजस्ट है ना होता है। उनके अंदर। हाँ यस सर, ठीक है। दिमाग लगाओ कुछ। सर मैं पूछ रहा था, अगर है ना, अगर सर- अपन स्लैब को भलाई पतला रखें स्लैब को, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ा दें, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? म्यू बढ़ाने से फर्क पड़ेगा, ये शिफ्ट और बढ़ेगा। फिर भी पढ़ेंगे ना ये प्रिज्म। तो भलाई वो प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। सर स्लैब और भलाई प्रिज्म पतला में हो। सर ये अलग अलग, जैसे स्लैब में वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आते हैं और प्रिज्म में एक पॉइंट पे, ऐसे डिफरेंस क्यों होता है? अच्छा, अब वो तो मतलब ज्योमेट्री refract- है, सॉल्व करने पे आया। ये क्या पूछ रहे हो? वो तो ज्योमेट्री है ना। अच्छा ठीक है। देखो म्यू सर, ये बदल एक रहा बार- हूं, एक मिनट बस। इधर देखो, सेकंड वाले केस में इसको डिलीट कर। सर इसे थोड़ा पतला ये भी देखो कर- म्यू बदल रहा हूं तो अंतर देखो। जब म्यू की Yes, वैल्यू sir. मैंने एक्चुअली a/2 है, म्यू a नहीं है, a/2 है। तो अभी म्यू की वैल्यू 1 है, Yes, sir. है ना? सर म्यू बिल्कुल a/2 भी डिस्पर्स कुछ डिविएशन भी नहीं हुआ ना। Yes, अब sir. अगर मैंने ये बढ़ाया तो देखो डिविएशन भी बढ़ रहा है और लेटरल शिफ्ट भी बढ़ रहा है। यू की जब पहुंचे। Yes, sir. देखो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ रहा है, हाँ सर। और कलर्स भी दिखाई दे रहे हैं। समझ गए? और लेटरल शिफ्ट तो सीधे समझ में आ जाएगा अगर हम 2.7 से ज्यादा अपन अचीव भी नहीं कर पाते। डायमंड का ये होता है ना। अरे ये सर तो अगर ये पतला होता तब भी कंप्यूटर है यार, बढ़ाते, तब भी कंप्यूटर हो से जाता ना। असली में थोड़ी कुछ हो रहा है। नहीं जनरली अपन को दिखती नहीं है ना। ये है लेटरल शिफ्ट, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ आ गया समझ में ये? Yes, sir. बट सर लेटरल शिफ्ट के फॉर्मूले में म्यू तो होता ही नहीं है, तो फिर क्यों अरे दिक्कत आर है? आर 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 होता है ना। हाँ होता है। और तो DL उसमें आर कैसे आर बढ़ेगा? कम होगा, साइन बढ़ेगा आर ना, कम होगा, साइन साइन आई माइनस आर बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। या ऐसा? और म्यू रिलेटिव 1 से छोटा होगा तो उल्टी तरफ शिफ्ट होगा। देखो, तो वैसे नीचे कोसार भी तो बढ़ेगा। लेकिन ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तुम डिफरेंशिएट करके निकाल लो ना। 10 वाला फॉर्मूला देखो जो था। चलो अब मैं बंद कर रहा हूँ। 10 i minus 10 i r वाला। इसमें तो नहीं है ना, हाँ, इसमें तो एक ही आ रहा है ना। तो म्यू बढ़ाने पे आर कम होगा तो ये पूरा शिफ्ट होगा। बढ़ेगा। अब ठीक है, इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रहा था कि आर इधर था, इधर भी था। लेकिन आर कम होने से आर कम, कॉस बढ़ता है, साइन कम होता है। समझ गए? साइन भी बढ़ेगा बट सर साइन भी नेगेटिव बढ़ेगा। तो अब ये पता नहीं चल रहा है किसका असर ज्यादा है। तो जब हमने डिवाइड कर दिया तो इसमें सिर्फ एक ही आर बचा। तो अब हम डिफाइन कर पाए ना। और फिर भी नहीं कह पाते तो मैक्सिमम मिनिमा से करते, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे। बॉम्बे।
चलो 9th बताना पड़ेगा मुझे। डाउट है डाउट है सर, डाउट है सर। 10th भी मैं भी तो यही कह रहा हूँ। कंपोनेंट की तरह कर सकते हैं, मतलब लाइट को कंपोनेंट करके। रुक जाओ, अब देख लो। देखो क्वेश्चन में अंग्रेजी XZ प्लेन, मतलब ये वाला हमारा y = 0 लाइन, ठीक है। सेपरेट्स टू मीडिया μ1 एंड μ2 रिस्पेक्टिवली। यहां से रे आई AI प्लस BJ, रे बाहर गई CI प्लस DJ या अल्फा I प्लस बीटा J, वेक्टर अल्फा I प्लस बीटा J। क्लियर? अब Yes, देखो sir. अगर ये एंगल θ1 होता, ये एंगल अगर θ2 होता, तो μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2 ये होता। यस अब मुझे sin थीटा चाहिए। अब जरा सोचो, ये YZ प्लेन है, तो ये डायरेक्शन J डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कोई और है, ये डायरेक्शन J डायरेक्शन है, मानते हो? यस सर। ये XZ प्लेन है ना? अच्छा ये x है, हाँ ठीक है। XZ प्लेन के परपेंडिकुलर J कैप आता है? आता है? यस सर। तो इस AI और BJ को हम डायरेक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। ये कंपोनेंट B होगा, ये कंपोनेंट A होगा। सोच पा रहे हो? यस सर। ये कंपोनेंट बीटा, ये कंपोनेंट अल्फा। यहाँ तक ठीक है? यस तो सर। एग्जैक्ट प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है या फिर वही? ये लाइन ही XZ प्लेन है। हाँ मतलब हाँ ठीक है, सही है। समझ गया ना? XZ प्लेन था तो हमें J कैप मिल गया, तो ये नॉर्मल हो गया। तो हमने इसी को सीधे B और A लिख दिया, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर है। और अब क्या हम यहाँ से डायरेक्ट θ1 निकाल सकते हैं? θ1 A बाय A² प्लस B² का अंडर रूट, और यहाँ से sin θ2 अल्फा अपॉन अल्फा² प्लस बीटा² का अंडर रूट। लेकिन क्वेश्चन में दोनों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो वो अंडर रूट में 1 हो जाएगा। ये वाली चीज 1, ये वाली चीज 1। μ1 अल्फा 1 = μ2, सॉरी क्या था, μ1 A = अल्फा। सर ये यूनिट वेक्टर नहीं दे, पता नहीं तो आज ठीक है। इसमें और वेक्टर्स का यूज था सर, वहां पे आपने y दो जगह = यूनिट 0 वेक्टर लिखा है। लेकिन XZ प्लेन मतलब क्या है? y 0 है। ओके, नहीं समझते? चलो XZ प्लेन ही लिखा रहने दो। ये तो तय है XZ प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन J कैप होगी। XY प्लेन के परपेंडिकुलर K कैप होता है। यस सर। तो XZ के परपेंडिकुलर J कैप होगा। हमने दोनों को रिजॉल्व कर लिया। सर इसमें z एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है कि इनसाइड द प्लेन है? सर मतलब वो y = 0 पे x एक्सिस भी लिख सकते हैं ना? इसमें आ गया होगा वो सब। I और J का काम था इसमें ना सर, बस ये I और K इसके अंदर आ गए होंगे, यहाँ इसके अंदर I और K आ गए होंगे। हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था ना। अच्छा इसमें z एक्सिस XZ प्लेन को एक ही प्लेन मान लिया। अरे ऐसा था, क्या कर रहे हो? ये प्लेन था इसके हमारा, ऊपर वर्टिकल स्लैब मान लीजिए। लाइन ऐसी आ रही है, ये 3D फिगर ऐसा है, ठीक है। ये वाला हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा Y एक्सिस है, ये बीटा, ये अल्फा। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि X एक्सिस किधर है, कि X इधर है, Z इधर है, कि X इधर है, Z इधर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी है वो A के अंदर आ गया होगा। तो हमने A को तो रिजॉल्व ही नहीं किया, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए A की। कंपोनेंट तो B वाला चाहिए था, जो हमें मिल चुका है। ये फिगर तो XZ प्लेन और Y के बीच में वेक्टर लगा दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब 10 तो हो जाएगा। कर लेंगे। बॉम्बे कर लेना, ऑलमोस्ट सेम सेम है ना, सेम है। 11th 10th का बॉम्बे, चेन्नई आ गया। आ गया था। 12th दिल्ली। अपने आप बंद कैसे हो जाता है? चलो हाँ, 12th का आ गया दिल्ली। मेरा सही नहीं आ रहा आ गया था। सोचना नहीं था। 11th में क्या दिक्कत है?
ऐसा सॉल्व भी करना सही था नहीं आ पूरा। रहा A ray of light is incident on Calculation one थी case of बस। slab of thickness 15, angle of incidence 60. लिटरेचर अरे फॉर्मूला लगाना है रे, बस सीधे फॉर्मूला सीधे लगाना रूट 3 आएगा सर इसका आंसर। वैल्यू पुट करनी थी बस। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर्मूला याद करने का इसका, हमेशा सब ज्योमेट्री करते हो ड्राइव करते ये हैं। एंगल निकालो और सर sin वो थीटा 5 में 1 के निकाला साथ। हो गया याद। हाँ सर जो ध्यान पैरेलल देता होंगे था वो सर। इक्वल होंगे। हाँ ये ऐसे ठीक है। चलो 12th 13th दिल्ली सर। सर इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना। लो ठीक है। हाँ दिल्ली। हाँ सर अब सही है। वो मैंने इंटेंशनली टोटल नहीं हटाया था कि जब डिस्कशन हो तब बता सकूं कि टोटल नहीं हो। स्ट्रॉन्ग इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल की जगह हम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं। वही रेनबो वाला कंसेप्ट। हाँ वो जो कि पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने। हाँ सर। 14 आगरा सर इसको बता। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। अरे क्रिटिकल देखो, एंगल ऑफ समझ- वाटर, आगरा। तो साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ऑफ वाटर। साइन पर वो क्रिटिकल तो एंगल ऑफ compare ग्लास करना। इनवर्स में 1 बाय म्यू जी। अगर रेशो पूछा होता तो हम निकाल देते, लेकिन ये सब पूछा ही नहीं है। म्यू वाटर होता है कितना 1.33, 4/3 ग्लास 1.5, 1.5 एंगल ऑफ वाटर क्रिटिकल ये स्मॉल होगा। 1 अपन ईयर को मान के कह रहे हैं ना। पर वो ये ला 1 के इक्वल कर देना था दोनों को, फिर कंपेयर करना था। अरे तो सीधे क्यों करें, ऐसे सीधे ही नहीं कर दिख लो रहा है, यार। जिसका म्यू कर दो। ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम। हाँ सर। खत्म। हाँ सर सर ईयर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ना। कुछ नहीं दिया तो वाटर के रिस्पेक्ट, एयर के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं दिया तो एयर के रिस्पेक्ट में। सर क्वेश्चन 13 का दिल्ली क्यों आया? आपने तो कहा था रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। ये अभी बोल चुका हूँ काटा तो था काट तो दिया। ये तुम सो गए थे। हाँ वो सुन नहीं पाया इसलिए मैंने। नहीं सो गए थे। सर सो कैसे सकते हैं सर? टोटल हटा दिया मैंने ना। 15 दिल्ली सर। हैंड्स प्रूव्ड बताना। नहीं सर। नहीं सर। सर मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा फिगर बनाना सीखो, है ना। जो ही क्वेश्चन देखे उसका अप्रोक्सीमेट फिगर बनाओ, भले दिमाग में बनाओ या सामने बनाओ। सर 15 और 16 का सेम ही फिगर था शायद। 16 में डाउट था। ये वही अभी बोला था वो है। रिपीट हो 16 का 3। ये कई बार रिपीट सर ये लास्ट क्लास में बताया था। हाँ सर हाँ यही फिगर बना स्टेशन भी था ऐसा। ठीक है। हाँ मछली भी सेम है, सेम मछली वाला भी क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसको वो इसके क्रिटिकल बाद एंगल बनता है ना। हाँ, ये बिल्कुल क्रिटिकल एंगल है वर्टिकल के साथ। हाँ। चलो तो हो गए ये दोनों। 17 पे आ जाए। 17 बॉम्बे आ रहा है। बता सर दीजिए। एक्सेलरेशन का यूज बता दीजिए। अरे ये है महासड़ा क्वेश्चन, वर्टिकल प्लेन से ये तिरछा जाएगा। वही क्लास जैसे ही है। आ गया। हाँ सर। और ऊपर लाइट नीचे से ऊपर इधर से आ रही है, नीचे से क्योंकि TIR तभी होगा जब रेज ये नीचे नीचे से लिखा भी है। तो हमें इस केस के लिए सॉल्व करना है। तो क्रिटिकल एंगल ही थीटा है, तो साइन सी, और थीटा कितना है tan थीटा A by जी 37 तो साइन क्रिटिकल एंगल आ गया 3/5। ठीक। चलो 18 19 18 में बोलो। चेन्नई 19 डाउट है। 19 बता दो। 19 में नहीं आया। अरे यार 19 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यस सर। हाँ सर इंटेंसिटी का कुछ कोड आ रहा है। सर मैंने किया था एंगल के रेशियो से मतलब परसेंट निकाल ली थी अप्रोक्स 25 एग्जैक्ट नहीं आएगा ये सॉलिड एंगल। हाँ सर 54% आ रहा था। 54% आ रहा था। सुनो तो सुन तो लो बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, उससे ही आएगा। ठीक है सर। तो वहां से आएगा। हाँ सर। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे का लेना देना सर? अरे होगा यार, सॉलिड solid एंगल angle। ज्योमेट्री है 3D एंगल होता है, जैसा 2D एंगल होता है वैसे ही 3D एंगल होता है, ऐसा एरिया का रेशियो होता है। ईयर में ठीक है। इसमें sin इनवर्स तो 3/4 की वैल्यू ये पढ़ेंगे। वो तो क्या था पिछली बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले हुआ था, ऑप्टिक्स बाद में हुआ था, तो ये शीट में इस ऑर्डर में डले थे। तो इसका आंसर दिल्ली ही आता है। इसका आंसर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट 17 आता है, मतलब 17 के काफी क्लोज। तो छोड़ दो अभी, सॉलिड एंगल का है ना। 20 आ गया था। सर हो गया ये सर।
गंदा सा वही lateral shift है, इनके lateral आंसर shift। बहुत गंदे आ रहे हैं सर। लेटरल शिफ्ट ही है। मैं सर गंदे में छोड़ दिया था। सर लगभग 10 आ रही थी अप्रोक्स 1 की 9.9 और 10 बराबर ही थे। 9.9 के अंदर बहुत गंदा सेंटीमीटर में एग्जैक्ट आ रहा है अरे 1 मिनट आ जाएगा, अब इतना क्यों घबराते हो तुम लोग कैलकुलेशन से? सर, लेकिन साइन के अंदर ही गंदा गंदी बन बनती रहा है था, सर वही calculation। करें। साइन इनवर्स में खोल। आंसर पूरा 45 डिग्री म्यू 3/2। ओके, ये साइन इनवर्स में गंदा बन रहा था, लेकिन फिर साइन भी इनवर्स में √2/3 आ रहा था। वो ये तो 45 साइन कॉस में खोला था तो बन गया। हाँ बिल्कुल यही बोलने वाला था कि इसको अल्फा और बीटा में खोल लेना, हाँ क्योंकि सर। टी सेक आर साइन आई माइनस आर ये बना, तो हम इसी को खोल देंगे टी सेक आर। तो क्या बना था ये? सेक आर साइन आई tan i minus tan r √7/3 तो टी 3/√7 3/√7। हाँ कॉस आर से डिवाइड, तो साइन आई टेन आई माइनस टेन आर वैसा बन गया है ना, cos r इंटू आई आएगा ना, cos i cos i कॉस आई ये बन गया था। कॉस आई हमें पता है, टेन आई हमें पता है, टेन आर हमें पता है। अब तो वैल्यू छाप सकते हैं ना, हाँ सर। समझ गया ना, क्योंकि साइन आई है 1/√2, साइन आर है 3/2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन आर है √2/3 √2/3 √2/7 तो इससे हमें टेन आर चाहिए, तो टेन आर 2/7 कितना हो गया √2/7। टेन आई कितना हो गया 1, तो 1 माइनस √2/7 इंटू 1/√2 इंटू थिकनेस क्वेश्चन में दी गई होगी, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलो 21। सर मैंने इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स की जगह गलती से साइन मान की सॉल्व कर दिया, तब भी आंसर यही आ गया। 21 बताएंगे सर। नहीं आना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन थोड़ी है, मैथमेटिक्स का है सर। कैनेमेटिक्स डेरिवेटिव्स एप्लीकेशन ऑप्टिक्स कैसे लगेगा? बन जाता बता रहा हूँ। सब मेरे डालने में लगा। ये बी है, ये ए है, ये पाथ चूज करेगा, तो ये लेंथ अगर हम x वेरिएबल माने, ये लेंथ 4 है, तो 4² प्लस x² का अंडर रूट, ये 10 माइनस x। बच्चे की स्पीड कितनी थी? 10 ग्राउंड पर 10 थी। ग्राउंड पे 10 और पूल में 6 तो ग्राउंड पे 10। मिनिमा करना है। सर इसको ही कट मिनिमम मैक्सिमा करना था। अब मैं बता रहा हूँ 7 आ रहा था इसको। आंसर जो है सही है। अब एक मिनट सुनो, तो लाइट का क्या रोल है? तो यहाँ एक बहुत कर्री जुगाड़ है, फर्मेट प्रिंसिपल। हाँ यस सर, ये कहीं सुना लगा। फर्मेट प्रिंसिपल इन्होंने कहा था कि लाइट ऑलवेज फॉलोज, बहुत तेजी में रहती है हरी। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम पाथ, वो पाथ फॉलो करता है जिसमें उसको टाइम सबसे कम लगे लाइट को, तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ तो लाइट ए से बी जाने के लिए जो पाथ होगा वही हमारा शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, डायगोनल्स। ठीक है, तो इसीलिए देखो इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर, ये ए है, ये बी है, यहां पे कोई पॉइंट पी होता, तो हमसे पूछा होता एपी प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू। याद करो स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ट्रायंगल बनाते हैं। अब एक तो तरीका था कि हम पी को किसी टी के टर्म में ले लें, पैरामेट्रिक पॉइंट, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर लें, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि हम बी का पीछे रिफ्लेक्शन ले लें। याद आ रहा है? हाँ सर। और अब हम एपी प्लस पीबी डैश इसको मिनिमाइज कर लें, और ये मिनिमम कब होगा? जब ए पी बी डैश कोलिनियर होंगे। स्ट्रेट लाइन। यस सर। और अगर ये कोलिनियर हैं तो ये थीटा और ये थीटा बराबर है, सिमिलर ट्रायंगल, और ये सभी थीटा बराबर ही रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। यस सर। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं रे डालता तो बी तक जाने की जो कंडीशन होती वही मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि थीटा इसमें भी बराबर आते हैं। एक तरीके डिवीजन वाला कंसेप्ट है। डिविएशन का कोई लेना देना नहीं है इससे, मतलब इस तरीके से नहीं खेल रहा है इसकी। चलो
तो ए से बी जाने के कई तरीके हैं, उनमें से लाइट कौन सा चुनेगी जब थीटा बराबर होंगे, और इसी थीटा बराबर पे मिनिमम टाइम वाला कंसेप्ट है, मिनिमम डिस्टेंस वाला। हाँ समझ गए? यहाँ स्पीड हर जगह सेम थी, इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस ही मिनिमम टाइम है। ये समझ में आया? पूरी मोशन एक ही मीडियम में हो रही थी। हाँ ठीक है। यहाँ तक ठीक है? मतलब लाइट मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ चूज करती है कि नहीं, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे इस केस में मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस हाँ। बराबर। मैंने बताया था एलिप्स में कुछ। हाँ सर, वो रिफ्लेक्शन आपका एलिप्स हो गया तुम्हारा? हो गया सर, हो गया सर। हाँ सर अब एक मिनट, ये माइनस a, 0 a, 0 a cos थीटा b sin थीटा a है वो a। अरे रुक जाओ रे, तुम्हें क्या पता ये मैं क्या वेरिएबल लेने वाला था। चलो स्टैंडर्ड लिया, माइनस ए और ए ये ले लिए, ये पॉइंट लिया। क्लियर? अब इस डिस्टेंस को मैक्सिमा मिनिमा के लिए सॉल्व करेंगे, तो वैसे ये डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आता है, आएगा? समझ गए? a माइनस ए कॉस थीटा और a माइनस ए कॉस थीटा और a प्लस ए कॉस थीटा, यही आते हैं। हाँ जोड़ दो, कट गए, डिस्टेंस 2 आया, 2a आ गया। कांस्टेंट है। और कांस्टेंट आया, इसका मतलब हर डिस्टेंस ही मैक्सिमा मिनिमा है। अगर कांस्टेंट आ जाए तो हर डिस्टेंस मैक्सिमा मिनिमा है, इसीलिए लाइट कोई भी पाथ फॉलो करे फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ गए? सीख गए? पैराबोला में भी तुम ये प्रूव कर सकते हो कि जैसे यहाँ से जो रे जा रही थी फोकस से पास होती है, तो इसमें ये मान लो कि कहीं से भी पास हो सकती थी, कहीं से भी जा सकती थी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब वो पैरेलल होगी तभी डिस्टेंस मिनिमम आएगा। लेकिन पैराबोला में पैरेलल रेज ही फोकस से पास होती है। हाँ ठीक है, तो इससे पता चलेगा सिर्फ पैरेलल रे ही फोकस से पास होंगी, क्योंकि मिनिमा सिर्फ यही बनेगा। तो आपने सारी रेस करवा दी टेरी मेरी। अरे यार, मैंने ये कहा अगर मान लेते तो गलत हो जाता, मिनिमा नहीं होता। अच्छा चलो, तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमें रे ए तक पहुंचाना है बी से, तो ये रे ऐसी जानी और यहां से ऐसी जानी है, क्योंकि यही तो पाथ है, और लाइट भी यही पाथ फॉलो करे, और लाइट यही पाथ फॉलो करेगा तो क्रिटिकल एंगल होगा। लेकिन अब हमें म्यू सोचना है, तो एक जगह स्पीड 10 है, एक जगह स्पीड 6 है, तो म्यू की वैल्यू 10/6 है। यस सर। तो यहां से 10/6 का साइन c इज इक्वल टू 1 × sin 90, या यहाँ स्पीड 10 है, उससे अंदाज लगा लो, जैसे भी सोचना है। तो मैंने क्या लिया, बाहर एक जगह म्यू 1 ले लिया, एक जगह म्यू 10/6 ले लिया। तो ऐसे भी ले सकते हैं ना, ऊपर एक 6 या नीचे 10, एक ही बात है। सर ये रिलेटिव म्यू निकाला ना, लिखेंगे ना। हाँ, sin c 3/5 आ गया। तो एक क्रिटिकल एंगल मिल गया, और क्रिटिकल एंगल मिल गया तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। सर आपने म्यू कैसे लिखा है सर? उसमें तो स्पीड का रेशो। अरे सर को बताने दो। अरे स्पीड का रेशो रे, स्पीड दे तो रखी है 10 और 6, तो इसी को हम लाइट मान लें, तो ये लाइट की स्पीड हो जाएगी। अगर इसको c लिखूं तो ये 6c/10 हो जाएगी। इसका एक का म्यू 1 लिखें तो एक का म्यू हमारा 3/5 हो जाएगा। एनालॉजी से कंपेयर कर, ठीक है। तो जो हम सॉल्व कर रहे थे, अब हमें वो मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कि हम सीधे ही अंदाज लगा पा रहे हैं कि ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, और साइन c 3/5 है, तो ये 37 डिग्री है। क्लियर? ये लेंथ 4 है, तो ये लेंथ 3 होगी, तो ये लेंथ 7 होगी। क्लियर? हाँ सर, क्योंकि टोटल 10 थी। सर अच्छी जुगाड़ थी सर ये। हाँ बहुत अच्छी थी। समझ गए? तो लाइट हमेशा वो रूट फॉलो करती है जिसमें उसको टाइम मिनिमम लगे। ठीक है, चलो, इसलिए वो रिफ्लेक्ट करती है सारे। तो आंसर आ गया 7। चलो 22। चलो लास्ट बताऊंगा तो उसमें अपने आप आ जाएगा। 23 हो गया। हो गया। अब ये लास्ट देख लो, 24 हो गया।
वैसे हो क्वेश्चन गया मुश्किल नहीं है, बता दीजिए। हाँ सर हो गया। ठीक है। पोल वाला Advanced क्वेश्चन कहाँ गया इसमें? हो गया सर। वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, हो गया पोल- सर। चलो 22 अलग है, अलग है। मैं 22 बता रहा हूँ पहले। अ पोल ऑफ लाइट 1 मीटर इज हाफ डिप्ड, तो लिक्विड आधे में। स्विमिंग पूल वाटर लेवल क्लास वाले जैसे ही है। वैसे ही है। हाँ सर फिर सर ये तो क्लास चेंज वाला मैं है। अब तो मैं बताऊंगा, की लेंथ पूरा चाहिए। पूरा बताऊंगा। अब चाहे कुछ हो जाए पूरा बताऊंगा। अब यहाँ तक बनाया है तो पूरा बनाऊंगा। तो लाइट ऐसे थी, ऐसे गई, तो इसके बाहर लाइट मिल गई और इसके पीछे लाइट मिल जाएगी। तो शेडो वहां बनती है जहां लाइट ब्लॉक होती है। तो ये शेडो की लेंथ है। क्लियर? और ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये आर है, ये लेंथ 1/2, तो ये 1/2 का 10 आर, ये लेंथ आ गई। और ये लेंथ आ गई 1/2, एंगल है 45 डिग्री, तो ये आ गई 1/2। तो टोटल लेंथ 1/2 प्लस 1/2 10 आर। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 हो गया। हो गया वो जो सर। स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन था उसमें अगर 23 वाटर की में, कुछ हाँ वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है। वेयर डज द शेडो फॉर्म ऑन द बॉटम व्हेन द सन इज जस्ट सेटिंग? इसका मतलब समझ में आया? सन इज जस्ट सेटिंग के पास सर 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल। समझ गए? यस सर। हाँ सर। सर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और आसान है फिर तो। यहाँ से रे गई और रे यहाँ बेंड कर गई, तो ये पोजीशन पूछिए। सर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया? स्मॉल पीस है ना, स्मॉल पीस। ओके सर, तभी मैं सोचूं लेंथ नहीं आ रही थी। तो एक बार पढ़ लेते रे, नहीं आ रहा था तो। फिर अगर स्मॉल होता तो कैसे होता? लेंथ दी होती लेंथ है। निकालनी पड़ती है। अरे पैरेलल बनता, लेकिन पता है ये रे यहाँ से, और लेंथ उतनी आती, शेडो की हाँ लेंथ सर, लेंथ तो कांस्टेंट, लेंथ तो वही आती ना नीचे, लेंथ वही height आती तो वही क्योंकि आती। रेज पैरेलल है। समझ गए? हाँ सर। हाँ बस लोकेशन कहाँ आती? तो एक आती जो हम x निकाल चुके हैं, एक x प्लस एल। चलो हाँ सर। यस सर। चलो कॉम्प्रिहेंशन। तो लास्ट वाला बता दो बस। चलो 24 का चलने कैसे आ रहा है ये समझ में नहीं आया। 27 आ रहा है। 27 एक ही तो आएगा। एक ही होगा शायद। आगरी आएगा ना। चलो पहला अब मुझे देखो, एक भी बताऊंगा तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। When the vessel is half filled with a liquid of refractive index mu, he observes image of point B. AB is equal to 10. Completely filled, he observes the image of point C. ठीक है, तो पहले completely filled कर लें। तो ये बना ऐसा, जब completely filled है तो रे डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, सी सेंटर है क्या? हाँ सर। कहाँ लिखा? कहीं लिखा है? नीचे से दूसरी लाइन में। लास्ट थर्ड सेकंड लास्ट लाइन। तो ये रेडियस आर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये मैंने कौन सा किया? इफ द वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड, ही ऑब्जर्व्स इमेज ऑफ पॉइंट सी लाइंग एट द सेंटर ऑफ बॉटम। तो ये कहाँ मिल रहा है? सर उसे लग रहा है कि सी। एक मिनट रुक जाओ, पहले tan थीटा की शुरुआत से ही वैल्यू कर हो लेते हैं। जाएगी। एच के टर्म्स में A लिख is लो। bottom of the vessel when the vessel is empty। ठीक है, तो पहले ये देख रहा है सीधे इसको, तो ये एंगल उसको h by root 3 लिख लो। हाँ ये सर 2r आ गया। ठीक है, h plus 2 root 3 h by root 3 2 root 3 2r root 3 into root 3 क्या कर रहा हूँ? into आएगा। टू ये एक रिलेशन आ गया। अब दूसरा, when the vessel is half filled with a liquid mu, he observes image of point B। ठीक है, without moving the telescope or the vessel, मतलब एंगल वही है। when the vessel is half filled with a liquid of refractive index mu, तो h/2 तक फिल किया, he observes image of point B। तो इसको B की इमेज दिख रही है वहीं जाने पे। ठीक है, ये दिखा, तो फिगर आया यही। क्या तो वो 30 डिग्री है ना एंगल, ये वाला इंसिडेंस। ये एंगल चेंज नहीं कर रहा है, एंगल चेंज नहीं किया। तो ये हमें आर चाहिए, तो ये वाली लेंथ, ठीक है, और ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे? R तो ये
एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मीट करता है ये, समझ गया ना? वो तो आ भी रहा था सर। ये लेंथ रेडियस r होगी, ये तो ये लेंथ r माइनस पड़ेगा ना नहीं, सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री से देख ये लो। लाइन अगर इधर मीट अरे कर रही थी तो geometry से मिड आएगा। पॉइंट पे यहाँ मिड पॉइंट आएगा ना, हाँ ठीक ये h/2 r यस सर r 2r बस कॉन्सेप्ट ये r माइनस 10 है, यहाँ से 10r मिल गया, r माइनस 10/h/2 और रेडियस हमें पता थी शायद, सब कुछ सर। वही निकाल एच कुछ पता है ना नहीं पता सर। h r के टर्म में पता है ना, तो हाँ अब आ जाएगा। हाँ, सर आ जाएगा सर, आ गया और 10r की वैल्यू हमें पता है म्यू से, म्यू नहीं म्यू भी पता। नहीं मतलब पता। आर और म्यू में आएगा, तीसरे रिलेशन रिलेशन आ में गया निकालेंगे। तीसरे रिलेशन रिलेशन आ आएगा। जाना आया था सर। सर हाँ म्यू आ ठीक गया है, लिखा रहने दो। ऊपर से। अब देखें, इफ द वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड ही ऑब्जर्व्स इमेज ऑफ पॉइंट सी, और एक अब तीसरे रिलेशन से म्यू आ जाएगा, हाँ Yes, sir. 1.8 ठीक है। तीसरा रिलेशन हमारा क्या कह रहा है, फिर से हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो फिर से एंगल 30 डिग्री पे गिर रहा है, तो यहां से लाइट 30 डिग्री पे गिरी और ये आर पे ही बेंड करी होगी और सेंटर हाँ, पे सर। दिखेगा, तो ये कितना है आर, R ये कितना है H. एच, तो 10r की वैल्यू कैपिटल R/h, ये समझ रहे हो, आर वापस से एंगल आर ही है, हाँ सर वो म्यू Yes, sir. क्योंकि आई की वैल्यू ऑलवेज 30 डिग्री है, यस सर तो आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी ऑलवेज, इसीलिए आर स्मॉल आर हमारा वेरिएबल अब भी वही है। तो कितना बना, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू 2r√3, एच की वैल्यू 2r√3, 1/2 तो 2√3 आ जाएगी। 1/2√3 से आ रहा 1/2√3 इसमें छाप दो, 27 पर क्या H 40√3 आ रहा आर की वैल्यू 20 आ गई, बिल्कुल सही है। है। यस चलो, तो हमारा आया 10r 1/2√3 कांस्टेंट, 10i 1/√3 कांस्टेंट, r आ गया 20, h आ गया 40√3, ठीक है, म्यू आ गया sin i/sin r, 1.8 ठीक है, कितना 1.8 1.8 हाँ Approx सर आएगा, 1.8 सेवन कुछ sin आया i 1/2, सर 1.7 ये 2√3, 13/2 10r की 13/2 वैल्यू 2√3 √13, 13/2 आ रहा √13/2 ये बना अंदर 4 ले जाइए 1/√13, तो 4 3 है, तो 3 का रूट लगभग 1. तो √13/2 ये म्यू आ गया, हाँ सर मिल गया सब, 1.8 समथिंग 1.8 ही आ रहा था। चलो 27 इसी का 27 बता दो। यहाँ तक तीनों हो गए। हाँ वो तो हाँ सर हो गए। हाँ सर वेसल इज फिल्ड एज द लेवल द पॉइंट, अब देखो नहीं सही। जब लेवल बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने फिक्स ही रखा है हमेशा, तो आई कांस्टेंट है तो आर भी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट, आई 30 डिग्री है, आर देखना पड़ेगा, आर कांस्टेंट है, जितना भी निकले ये 10r ये निकालना पड़ेगा, 15-16 डिग्री के आसपास होगा। सर 30 डिग्री कहाँ दिया? उसका ये कॉम्प्रिहेंशन ये अच्छा, वो लिखा है। कॉम्प्रिहेंशन का है वो। मुझे लगा ये अलग क्वेश्चन। आर कांस्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन लिक्विड एयर बाउंड्री ये तो 30 डिग्री होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, हाँ वही वहाँ पे 16 डिग्री को लिखा है, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, हाँ सर हर वो जगह रिफ्रैक्शन है, भाई इंसिडेंस तो हमें वैसे ही पता है ना, आई 30 डिग्री, कांस्टेंट 30 डिग्री हाँ सर। तो रिफ्रैक्शन 16 डिग्री आया और कांस्टेंट है दोनों। सर 16.1 डिग्री आप सही है, 16 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये गलत लिखा है, इट शुड बी रिफ्रैक्शन, ठीक है। यस सर 16 डिग्री पता है? अब वो अंदाज लगा लिया, कैलकुलेटर से, ये किसी को नहीं पता। ये सही पकड़े हैं कैलकुलेटर से। चलो 20 है, बॉम्बे बॉम्बे आ गया, हाँ सर सर आ गया। हाँ सर सीधे फर्स्ट और थर्ड के बीच में लगा दो, सीधे Yes, इसके sir, हो और इसके गया बीच में लगा, हाँ हो गया, और एक इसके बीच में, ठीक। हो गई सर। चलो इसी 3 DCT 3 मैंने कहाँ दी थी? नहीं सर नहीं सर, तीन सर। दो क्वेश्चन क्या कर बोला दिया नहीं सर था अभी? आपने। सुनो, सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सर वो टेस्ट में नहीं आ रही। टेस्ट में नहीं आ रहा, टेस्ट में नहीं हाँ सर
रुको सर एक स्लैब मिनट वाला सुनो। कुछ भी नहीं आ रहा जो अब आपने लास्ट में पढ़ाया था। हाँ सुनो, अभी एक लेक्चर और बाकी है, एक लेक्चर और है, 50 मिनट का लेक्चर होगा अगला, नेक्स्ट लेक्चर है ना, जो जैसे पहले ही शायद दोगे? 17 को दूंगा, 17 हाँ को, तो ठीक है। है ना उसमें। और हाँ। ये जो हमारा पिछला लेक्चर है इमेज वाला, ये दोनों सेम लेक्चर है लगभग, मिलके एक मतलब एक लेक्चर साथ बनेगा जो डिस्कस होंगे। DCT 3 के साथ आएगा। हाँ ठीक है। सर फिर टेस्ट डिस्कशन कब होगा सर इसका? 16 उसी दिन होगा ना, 17 को, 16 को पेपर है ना, हाँ सर। 17 को मेरी क्लास है, उसी क्लास में अच्छा वो डिस्कशन होगा। लेक्चर के डिस्कशन के साथ है। हाँ ठीक ठीक। इसी में लेक्चर डिस्कशन होगा प्लस ये वाला डिस्कशन होगा। ओके सर। आ गया समझ में? जो लेक्चर सर टेस्ट टोटल तो हुआ। टेस्ट टाइमिंग क्या है? कि सुबह? क्या सर टेस्ट टेस्ट सुबह होगा 2 से कि 5 होगा ना? 2 से 5 2 से 5 है। 2 से 5 है ना, हाँ 2 से 5। सर एक रजिस्टर करना डाउट पड़ेगा था। टेस्ट के लिए। हेलो क्या? सर। हाँ सर वो सर आपने सर अभी जो फॉर्मेट रूल बताया था हाँ सर, उसमें सर जैसे वो जो स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन था सर, उसमें जैसे मान लीजिए अगर एक ए पे अगर लाइट होती, लाइट रे, तो सर आपने कहा था लेकिन कि लाइट वो फॉलो नहीं करती ना, लाइट में रेशो वो नहीं है ना, लाइट का तो सर रेशो कुछ और है ना, 4/3 है ना। नहीं सर, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे समझ में आ गया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सर वो ए पे अगर कोई लाइट रे होती तो सर वो मतलब यही पाथ फॉलो करती नहीं, फॉर्मेट रूल के। कई जगह से जाती, कई जगह से जाती, बी तक जाने वाली लाइट को ये रेशो फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, मतलब म्यू वाला समझ मतलब गया हूँ। एक कोई अगर रे डायग्राम बना है तो अब ये किसी भी हाँ पॉइंट से जा सकता था, जैसे ये हाँ सर। इधर से भी जा सकता था, इधर से भी जा सकता था, लेकिन इनमें से कौन सा चुनेगा जिस पे वो कंडीशन फॉलो होगी, वो जो म्यू का वो रेशियो हाँ है। हाँ अच्छा बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ सर समझ गया। सर हेलो सर। सर हाँ। आप मल्टीपल एंगल ही बनता है इसमें। अरे यार पैरेलल गई थी ना, काफी क्लोज रखा था हाँ, इसके, वही। तो ये लाइट ऐसे ही गई थी। सर आपने कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में सर बताया था कि वो लेंस और मिरर सेम ही फंक्शन करते हैं वो। हाँ तो सर उसमें अगर मैग्निफिकेशन अगर लेंस का निकाल ले तो वही मिरर का भी होगा ना? नहीं सुनो, मैग्निफिकेशन अगर लेंस अभी लेंस में करना है तो आप सीधे फिगर बना के करो, कोई फॉर्मूला नहीं लेंस के लिए। हाँ सर वो फिगर तो आ बनाओ, जाएगा। अंदाज लगाओ बस, वो हम और लेंस अगर में फॉर्मूला अलग से डिराइव करेंगे। सर अगर मिरर का भी निकालना हो देखो अगर तुमने फिगर बना लिया तो फिर तुम्हें कोई परेशानी कभी नहीं होगी, तो हम हमेशा कॉमन सेंस से मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। वो सर इसका रिफ्लेक्ट कर दें पीछे तो वही मिरर का हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसी को पलट दो तो इसका हो पलट- जाएगा। हाँ तो सर इसका हाँ, निकाल लें उसका रिफ्लेक्ट कर दें वही हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है सर हाँ सर मुझसे बस स्फेयर की सर रे डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बनती, बस उसी में कंफ्यूजन आता है। सबसे सड़ा स्फीयर का होता है, क्यों? क्योंकि आपको एक ही रे भेजनी होती है और बाकी एंगल सभी सेम इसी होता है। एंगल पे आ जाते हैं। क्यों? और सिर्फ- रेडियस बराबर है। और सर डायरेक्ट इमर्जेंस कराना हो तो तो यहाँ से भेज दो बाहर। हाँ पार्शियली रिफ्लेक्टेड और है। अच्छी बात है ये आई है तो ये आई ही होगा। स्फीयर में फील नहीं आती, पता नहीं क्यों, कितना ही इजी है तब भी नहीं आती। क्या फील इसमें, क्या फील चाहिए तुम्हें? सर रे डायग्राम मेरे को सिर्फ स्फीयर के ही नहीं बनते, बाकी सबके क्यों, बनते दिख तो रहा है इसमें, क्या है ऐसा? रे गई भेज दो। स्फीयर क्या तुम्हें किसी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इवन पैराबोला होता, हाँ, रे सर। ऐसे गई, नॉर्मल डाला, रे इधर भेजी। अब हम आगे सॉल्व करें तो इस पे नॉर्मल डाला, ये नया एंगल ढूंढा, ओके सर। इंस्टेंटेनियस टेंजेंट और बना इस दिया पे करो। समझ गए? यस सर। एच पे भरोसा रखो, करते जाओ करते जाओ। हाँ सर ज्योमेट्री तो हो जाती है, मतलब एक बार डायग्राम बन जाए ना तो उसके क्योंकि बाद तो हो क्वेश्चन ही देखो, जाएगा। ज्योमेट्री में क्वेश्चन गंदे भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये था, अब रे अगर यहां से जा रही थी मान लो 45 डिग्री से, यस म्यू था √2, तो इसके बाद ये 30 डिग्री से जाएगी। हाँ अब ये देखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा, तब जाके ई निकलेगा। हाँ समझ सर पा रहे हो? तो अब यहां तुम्हें जो मैथ्स लगानी पड़ेगी ये थीटा लेने के लिए, साइन रूल वगैरह। यस सर यस सर। जैसे ये होता ना, मान लो यही क्वेश्चन होता कि हमने इसको r/2 हाइट से फेंका। मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन, मैं बस ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स का काम हो चुका है, अब जो काम बचा है वो मैथ्स का। यहां से अब एक रे जा रही है मान लो r/2 हाइट से, ठीक है, इस पे टकराई 45 डिग्री एंगल पे। अब पूछा है फाइंड
डिविएशन पर ईयर। तो हम क्या करते कि यहां से भेजते तो म्यू रूट 2, तो पहला एंगल 30 डिग्री डायरेक्ट निकल आया, 15 हो जाएगा। क्लियर। हाँ सर। अब दिक्कत क्या है कि अब इसका नॉर्मल है ऐसे, तो ये हाँ। एंगल आई है, हाँ। आर कुछ ऐसे बनेगा, माइक बंद करो, कौन था ये, तो ये आई एंगल चाहिए हमें, तो क्यों ना आई को थीटा लिख लें, थीटा। तो अब हमें ये थीटा चाहिए, अब थीटा के लिए हमें ये ट्रायंगल चाहिए, तो अब हम मैथ्स का यूज करने वाले हैं। कैसे, जरा देखो। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया कि ये थीटा है, ये 120 है, ये लेंथ r है, ये लेंथ r/2 है, बताओ कैसे निकालेंगे थीटा। साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल आ गया समझ में। r/2 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय साइन 120, हीरोन्स फॉर्मूला। तो साइन थीटा की वैल्यू √3/4 हो गई। अरे साइन एंगल्स और साइड्स का रेशियो वेक्टर में था जे, वेक्टर में पढ़ा था। सुनो, ए बी सी ये एंगल दिख रहे हैं, तो साइन रूल ये कहता है कि a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। लैम्डा आ गया समझ में। ये होता है। तो इसमें क्या था, हमें दो साइड पता थी, एक एंगल पता था, तो हमने वो एंगल निकालने के लिए ये यूज कर लिया। इसमें हम साइड के अपोजिट वाला वर्टेक्स यूज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। मिल गया। हाँ सर, अब हम इसके बाद साइन थीटा मिल गया, तो म्यू साइन थीटा √3/4 इज इक्वल टू 1 साइन आर। साइन आर, आर की वैल्यू शायद 60 डिग्री आ गई। नहीं सर, नहीं सर, अरे यार गंदी आई, √3/2। अरे यार नुकसान हो गया, √3/8 आई, कोई बात नहीं, आ गई √3/8। तो मजा आ गया। हाँ सर। सर वो स्फीयर में ही पूछना था कि जब आप रे डालते हैं तो अंदर फिगर्स बनते हैं, तो उसमें कई बार स्टार भी बन जाता है, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कौन सा फिगर बनेगा अंदर। वो उसके लिए तुम्हें एग्जैक्ट एंगल पता होना चाहिए, तो बता सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते। एंगल ही तो है, फिगर ही तो बनाना है, क्योंकि एक बार आपको ये एंगल मिल गया तो आप इससे एंगल बनाते बनाते नहीं अंदाज लगा लोगे कहाँ पहुंचेगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है ना, ये कांस्टेंट, सबके एंगल बराबर है। सर वो डाउट सा रहता है कि वो कितने पॉइंट्स बनाएगा, मतलब कई बना सकता है, इनफाइनाइट भी बना सकता है, बहुत सारे बना सकता है। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनता अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता अगर 60 डिग्री होता। ये समझ में आ गया पहले जो मैं समझा रहा था। सर एक स्फीयर, मतलब मैथ्स लगानी पड़ेगी तब जाके इसके क्वेश्चन बनेंगे। अब आया तुम जो कह रहे हो, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो यार। यहाँ से ये एंगल R है, यहाँ से ये 2R है, ये 2R है। अगर ये इक्विलेटरल बन गया, अगर ये वापस वहां आ गया, तो 2R + 2R + 2R इज इक्वल टू, समझ गए, 180। R मिल गया 30 डिग्री। लेकिन R अगर हमारा कुछ और होता, मान लो R हमारा होता 12 डिग्री, तो ये 24 डिग्री बनता, अगला 24 बनता, अगला 24 बनता, ऐसे 24 के बनाते जाओ। ठीक है, तो इससे हम बता पाएंगे कि पॉइंट्स कितने आएंगे उस स्फीयर पे। बिल्कुल बता पाएंगे। सर क्यों नहीं बता पाएंगे? फिर तुम लोग यार मैथ्स करवा रहे हो, तुम लोग खुद तो कुछ नहीं करते मैथ्स के लिए। तो ये यहाँ से 12 डिग्री है, तुम ये नहीं सोच पा रहे कि कितनी बार टकराएगा ये। वो तो इनफाइनाइट बार टकरा सकता है, क्योंकि हम इंटरनल रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो वो तो इनफाइनाइट हो गया ना इंटरनल। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, वो इनफाइनाइट होंगे। तो बाहर से डालने तो बाहर निकलेगी। अरे यार पार्शियल रिफ्लेक्शन है यार, तो पहली निकल हर चुकी, इंस्टेंट पहली पे कुछ ना कुछ होंगे। 3 रिफ्लेक्शन है, 3 पॉइंट मिलेंगे। सर लेकिन इससे ये पता नहीं चल पा रहा ना कि पॉलीगन कब खत्म होगा, मतलब कब वो रे बाहर निकलने वाली है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी खत्म ही ना हो यार, कभी निकलेगी बन जाए। हम तो मैथमेटिकली बाहर तो पहली बार में ही निकल जाएगी। हाँ, यहाँ से रे आई, पार्शियल तो हमेशा निकल चुकी है, आपको यहाँ भी बाहर निकल कुछ ज्यादा डेंस रखा तो नहीं निकलेगी शायद। हर कितना पॉइंट भी पे रख लो बाहर निकलेगी। हो रहा है ना हर बार।
आ रही है तो बाहर तो निकलेगी, जाएगी। सोर्स बाहर होगा। पिछली क्लास में इतना पकाया था, पिछली क्लास में बताया था। हाँ सर वही बताया था सर, हाँ। पिछली में ही बताया था। डिस्कशन हुआ था। सर क्वेश्चन सर है एक स्फीयर है सर, पार्शियल रिफ्लेक्शन थे। हाँ सर सर अगर एक स्फीयर है उसमें ए बी, सर एक स्फीयर है उसमें ए बी है ना, सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर से। क्वेश्चन है, अलग से पूछो और बोलो कोई अच्छा तो सर अभी नहीं क्वेश्चन है, अलग से मुझे पर्सनली पूछो। सर अभी जो सर आपने एक चीज सीटी में पूछा, थ्योरी से पूछेंगे थी सर एक चीज। सर वो जैसे ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जब हो रहा था ना इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन में, सर तो उसमें है ना जब है ना लेंथ बढ़ रही थी सब, तो वो ब्लर हो रही होगी ना। लेंथ बढ़ रही थी तो ब्लर हो रही होगी। हाँ तो होगी ना वो तो। इमेज तो ये कौन सा क्या है इसका मतलब ब्लर हो रही होगी? मतलब उसकी इससे तुम्हें इंटेंसिटी क्या कम हो रही होगी पक्के से, क्यों? क्योंकि फैल रही है। हाँ इमेज की लेंथ बढ़ रही थी तो हाँ इंटेंसिटी कम होगी बिल्कुल। और अगर जब है ना मैग्निफिकेशन कम होगा तब है ना बढ़ रही होगी उसकी लेंथ, इंटेंसिटी बढ़ेगी। ऐसे इंटेंसिटी। और सुनो तुम लोग ये डाउट पूछते हो वॉइस मैसेज में, मैं पसंद नहीं करता डाउट वाउट, वही तो सर, मुझे टाइम लगता है। टेक्स्ट में भेजो, टेक्स्ट में, क्योंकि एक तो वॉइस मैसेज में कुछ तो भी बोलते हो, मुझे इंतजार करना पड़ता है, तुम एक ही बात 10 बार बोल रहे हो। टेक्स्ट में लिखो, मैं समझ जाता हूँ। बच्चे ने ग्रुप पे भी डाल दिया। दिक्कत ये है कि जैसे वॉइस में क्या होता है कि वॉइस अगर 30 सेकंड का है तो मुझे 30 सेकंड ही देखने पड़ेंगे, और टेक्स्ट अगर तुमने 100 वर्ड्स का लिखा है, मुझे हो सकता है 10 वर्ड में ही काम चल जाए मेरा, और जनरली चल जाता है। अच्छा तो कोशिश करो कि टेक्स्ट में, मैं हमेशा टेक्स्ट में रिप्लाई करता हूँ। यस सर। हाँ अंग्रेजी यूज करती हूँ। सर आप वॉइस मैसेज कर दिया करो भले ही। मैं ना वॉइस मैसेज करना पसंद करता हूँ ना सुनना पसंद करता हूँ। तिवारी सर तो हमेशा वॉइस में। अरे तो यार लाइव क्लास देखते हैं ना उनके में बेंजीन कैसे लिख देंगे यार ये। वही तो समझ गया ना। सर अभी जो आपने सीटी में जब क्वेश्चन कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कुछ ऐसा हो गया कि आप नहीं लिख पा रहे हो, तो उसको करो। तो लोग बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, मैंने ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर एक ही बात 3-4 बार खुद को समझा रहे हो, 2-3 बार फिर मुझे समझा रहे हो, और लास्ट में मैं भूल ही गया तुम पूछ क्या रहे थे। चलो हाँ बोलो क्या बोल रही। सर मैं बोल रही थी अभी आपने क्वेश्चन करवाया था, इसमें रॉड पानी में डिप्ड थी, अगर वो रॉड जो जमीन होती है पानी का वो उसको टच नहीं कर रही है तो उसकी शेडो कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं, अब फिर से सनलाइट डालो भी ले लेंगे ना, तो सनलाइट यहाँ से आएगी ऐसे, समझ गए? ये शेडो। तब ये एंगल्स निकालना मुश्किल होगा ना अगर सिर्फ। क्यों मुश्किल होगा यार, ये आर नहीं पता तुम्हें? आर पैरेलल ही तो होंगी सर, ये रेज पैरेलल होंगी ना। हाँ तो ये तो गिवन ही होगा ना ये हाइट है। सर फिर तो शैडो की लेंथ पूरी आ जाएगी जो उनके बीच की डिस्टेंस है। ये शैडो की लेंथ ही आएगी इतनी। कॉमन सेंस से सोचो, लाइट जहां नहीं पहुंच पाती उसे हम शैडो कहते हैं। तो लाइट यहाँ पूरे में पहुंच रही है ना, जो रेड स्पॉट है वहां नहीं पहुंच रही ना, क्योंकि ये यहीं से ब्लॉक हो जा रही है। सोचो इनमें पूरी मैथ लग रही है। ऑप्टिक्स है ही, नाम ऑप्टिक्स का पूरा पता है क्या? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये नाम है। और तुम सिम्फी में देखो, सिम्फी में मैंने ऑप्टिक्स किस में रखा है? मैथ्स वाले पार्ट में रखा है। सिम्फी में मैंने ऑप्टिक्स मैथ्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है, फिजिक्स वाले में नहीं रखा है। जैसा अलग से रखा है उसे, तो क्योंकि ऑप्टिक्स है ही मैथ्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी डाला आपने तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सब है उसमें, लेकिन वो जब यूज आता जाएगा टॉपिक में करता जाऊंगा। चलो तो अब कोई सुनो, कोई पर्सनल डाउट है पूछ लो। मुझे क्वेश्चन फोटो खींच के भेज दो या लिख के भेज दो। सर जनरली क्वेश्चन में 3 के लेना आ जाए। कौन सा कॉम्प्रिहेंशन वाले पे आएंगे जरा। नहीं किस तो वाले? सर हेलो सर, सर आपने ट्रापेजियम वाले सरफेस को प्रिज्म बोल दिया था सर, उसमें अगर हम एक बार आप ट्रापेजियम बना सकते हैं? लो ये प्रिज्म ही तो सर है। आपने बोला कि ऊपर से रे आएगी तो रे को पता नहीं चलेगा। सर अगर रे लेफ्ट से आ रही होगी तो ये ऐसे, हाँ तो ये प्रिज्म जैसे ही तो हो गया। लेफ्ट से मतलब यहाँ से, रे आएगी। अरे लेफ्ट से आएगी तो फिर ये स्लैब है ना लेफ्ट के लिए, तो ये पैरेलल है ना सर, पर हम इसे प्रिज्म नहीं बोलेंगे ना। अरे तो ये तो स्लैब हो गई, पैरेलल हो गई। उस केस में कहाँ होगी? यहाँ से रे गई तो ये तो पैरेलल नहीं निकल जाएगी खुद के। हाँ सर। अरे सोचो यार, ये अब इस रे को ये नहीं सर, वही कैसे आपने बोला दिखेगा? था कि प्रिज्म में, तो मैं कंफ्यूज हो गया।
सर आपने सर पहले से कभी एग्जांपल कराया था सर, वो रिफ्लेक्शन के बाद वो होते हैं ना, मतलब 2 रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन कितना आएगा प्लेन मिरर में? हाँ हाँ, कुछ उसमें मत सर रटना, आंसर 2 निकालना। थीटा आ रहा था। अरे यार 2 पाई माइनस 2 थीटा और 2 थीटा एक ही चीज है, हाँ सॉरी सर, मैं भूल गया, मैं पागल। हाँ सर क्योंकि समझ ये गया। क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या हाँ फर्क पड़ हाँ रहा है? हाँ हाँ सर। कुछ मत रटो, मैं- कुछ मत रटो, फिर कह रहा हूँ हमेशा हाँ हाँ निकालना, सर, वो मैं सब कुछ निकाल रहा था निकालना। ना। हाँ सर वो अगर निकाल रहा डिपेंड था करता सर, है वो कि 2 तुम किस थीटा आ रहा तरफ को था। पॉजिटिव ले लेते हो, क्योंकि फिगर हाँ अगर हम सर। यहाँ से बनाना चालू करते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पलट जाते हैं। हाँ सर, तभी तभी। थैंक यू सर। चलो सर अपना फील्ड ऑफ विजन अब स्फेरिकल बताओ मिरर्स कौन में भी बच्चा होता कह है? रहा था आप वापस आएंगे, क्या कहाँ बुला रहे थे तुम? तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पे, कौन सा कॉम्प्रिहेंशन? जो अभी आप बता रहे थे पहले। कितने प्यार से समझाया मैंने यार, आधा घंटा समझाया, तुम सही में यार। नहीं, उसमें वो डायग्राम में कुछ पूछना था। शीट ही नहीं मिल रही। हाँ 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। कहाँ है? तो तभी क्यों नहीं पूछते यार? ये देखो कितना हौच पौच हो जाता है, ये फिर खोलो फिर हाँ बताओ। सर ये डी की सही सी की सेंटर पे इमेज बननी है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? अरे ये रे ऑब्जेक्ट कहीं नहीं रखा है, ये रे कहाँ मीट कर रही है? जब खाली था तो इधर मीट कर रही थी, आधा भरा था तो ये रे बी पे मीट कर रही थी, पूरा भरा था तो ये रे सी पे मीट कर रही थी। ये था क्वेश्चन। सी की इमेज बननी तो कहीं सी अरे का ये खा भी सी तो रे को होगा। उल्टा करके इधर भेज दो, आंखों पे पहुंच गई। नहीं तो आया इमेज समझ और में? ऑब्जेक्ट, अरे यार ये ऑब्जेक्ट है तो रे आंखों पे पहुंच गई, ये आंखों पे पहुंच गई, ये आंखों पे पहुंच गई, ये था। अच्छा तो ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो वहीं दिख रहा है हमें। और क्या, ऑब्जेक्ट ये हैं और इनकी रे आंखों तक पहुंच रही है, बस ये बात ही नहीं चल रही कि वो कहाँ बन रहा है इमेज। कोई यू भी फॉर्मूला थोड़ी लगा रहे हैं हम। इसमें तो बस सिमिलर ट्रायंगल से यूज किया है ना। हाँ पूरी मैसी है बस इसमें। सर जिन क्वेश्चन में सर 3 प्लेन आ जाते हैं ना XYZ, सर उनमें बिल्कुल फील ही नहीं आती फिर कैसे बन रहा है। अगला ही मैथ्स में टॉपिक तुम्हारा 3D होने वाला है। अगला नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स का 3D है। 3D वेक्टर एक ही टॉपिक है, तो वेक्टर ही है ना। हाँ ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, ठीक है। हाइपरबोला बच्चा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो और खतरनाक आएगा 3D। तो जरूरत 3D पड़ेगी। आएगा। हाँ 2D में तो सही लगता है। फिर तो हाइपरबोला बाद में होगा। नहीं हाइपरबोला तो छोटा सा है, 2-3 लेक्चर का होगा मुश्किल से। अच्छा इलिप्स जैसा है, आधा इलिप्स जैसा है, एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा लगता है बस। सर सेंड टेलीग्राम पे आना सर, 1 सेकंड। नहीं वो मैं अलग से रिप्लाई करूंगा ना। नो सर उसमें एक मतलब वो फोटो दिखानी है सर, वो एक चीज समझानी थी सर, मतलब पूछनी अरे है यार समझनी थी। अब मैं एंटरटेन करूंगा, अनिकेत हो ना तुम, समझ गया मैं। सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, ये तो आ गया सॉल्व करना तो आता है सर, मैं पूछ रहा था कि ये जो थीटा है जैसे ये रिफ्लेक्ट करी सर, तो है ना सर, एक बार मैंने ऐसे कर दिया था कि सीधे है ना, मैं इस पे नहीं ले गया था नीचे वाले अरे पे, मैं वो सीधे। उसके लिए ये लेंथ गिवन होगी, ये बात पहले हो चुकी है यार, कि ये हाइट गिवन होगी। अगर हमें एग्जैक्ट निकालना होगा कि रे ऐसी निकल गई कि इससे टकराई है, तो उसके लिए ये हाइट भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ज्योमेट्री आएगी। नो सर मैंने ऐसा किया था, मैंने इस वाले मिरर पे टकरा रही है रे अभी, फिर मैंने सीधे है ना उसके अपोजिट वाले पे टकरा दी, अरे नीचे तो टकराई इसके लिए ही तो बता रहा हूँ कि ये ज्योमेट्री गिवन होगी, किससे टकराएगा अगला। अच्छा तभी तो कर पाएंगे। अब ये बताओ, ये पर पता नहीं क्या मैथ्स पढ़ी है तुमने, मुझे ये समझ, यहाँ से ये रे आई, हो सकता है रिफ्लेक्ट होके ऊपर से निकल जाए, टकराई ना अगला, तो डिपेंड करेगा ना इस मिरर की लेंथ कितनी दी गई है। तो नहीं दी होती तो हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे मिरर बनाते हैं, डॉटेड 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 कर देते हैं, तो इनफाइनाइट है। सर अपने प्लेन मिरर के लिए फील्ड ऑफ विजन देखा था, कनकेव हाँ। मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है क्या? होता है, लेकिन वो काफी मुश्किल होता है उनमें फील्ड ऑफ विजन निकालना। होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर है तो रेज ऐसी गई, ये तो ये इसका फील्ड ऑफ विजन, ये इसका ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि इसकी रेज ऐसी जाएंगी। ये फील हो रहा है? सर टेस्ट ऐप ही होगा ना सर, शिखर क्लासेस? हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो अभी तक टेस्ट काय पे होते थे? पूरा 12th में अलग
नहीं वही कंडक्ट एग्जाम जो है ना ऐप है उसी पे। हाँ वही। हाँ वही लॉगिन सब कुछ वही रहेगा तुम्हारा। नहीं मेरे ख्याल से वही रहेगा सब। हाँ सर सही है बिल्कुल वो। हाँ सर ये कॉनकेव का फील्ड ऑफ विजन ज्यादा हो जाता है। कॉन्वेक्स का ये तुम्हें कम नहीं लग रहा Sorry, है? ये convex। इतना है, ये इतना है। देखो सिंपल सी बात है, चीजें छोटी बनेंगी तो ज्यादा बन जाएंगी, ज्यादा एरिया कवर अप हो जाएगा। हाँ सही बात है, तभी उसे इसीलिए तो इस्तेमाल भी रियर करते व्यू हैं। मिरर का ऐसा रखते हैं कि ज्यादा एरिया कवर अप कर ले। आ गया समझ में? सर वो जो डिस्पर्जन में जो एंगल आ रहा था रेस के बीच वो निकाल सकते हैं कि कितना होता है? डिस्पर्शन में जो एंगल आ रहा था रेस के बीच में, हाँ निकाल सकते हैं, निकालेंगे, यही प्रिज्म में पढ़ेंगे लास्ट वाले में। अच्छा सर वो इक्वल होता है ना हर दो लाइट के बीच में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रटो मत, निकालेंगे अपन। ठीक है सर जो शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन था ना सर, उसमें आपने म्यू का स्पीड का रेशियो लिया था सर, अभी भी नहीं समझ आ रहा वो हमेशा ही क्यों तो म्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, हाँ वेलोसिटी तो ऑफ सर लाइट इन एयर। वेलोसिटी ऑफ लाइट लगती है ना, वेलोसिटी ऑफ अरे पर्सन थोड़ी लगती एनालॉजी लगाई यार, अगर लाइट होती तो, है। लाइट होती रेशियो तो रहता है। अगर लाइट होती और यही पाथ फॉलो कर रही होती तो लाइट क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती? सर सर जो बुकलेट चलो तो भेजी है सर उसमें हाँ। सर उसकी रिफ्लेक्शन की गड़बड़ है ना बस? हाँ बाकी वही बुकलेट ही फॉलो होगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सब सही है ना? नहीं और हाँ वो क्या हुआ था कि मैंने पार्ट 1 से हटा दिया था और पार्ट 2 में डाला नहीं उसको। हाँ रिफ्रैक्शन नहीं है ना, रिफ्रैक्शन की तीनों डीसीटी मिसिंग है। हाँ सर उसमें पूरे में आंसर ही दिया है तो लगा अरे लेते वो हैं आगे, नहीं। हाँ दूसरी गलती हो गई, इसीलिए मैंने विदाउट आंसर वाली तुम्हें भेजी। हाँ सर उसको पीडीएफ भी जो लगाएंगे। शेयर की है ना वो विदाउट आंसर वाली। और इसमें आंसर वाली आ गई। हाँ वो लफड़ा उसमें हो ही गया था। वो एक्चुअली 3-4 बुकलेट थी तो वो हौच पौच हो गया सब। पिछली बार एक्चुअली सतवीर सर ने बुकलेट बनाई थी तो वो बुकलेट इधर उधर हो गई, फिर मेरे पास मेरी वाली थी जो ये दिक्कत हुई थी, है ना? सर आप जो DCT 3 दोगे वो इसी वाली से ही करनी है? जो मैंने पीडीएफ दी है। तो रिफ्रैक्शन तो उसी से कर रहे हैं। हाँ रिफ्रैक्शन इसी से करना है। ठीक है चलो, कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना, और Thank you, पेपर के sir. लिए अच्छे से पढ़ो, सब रिवाइज कर लो और फोड़ दो पेपर में। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।